मैं रामस्वरूप बेनीवाल आपका अपने YouTube चैनल जियोग्राफी एंड जीके बाय मेनपाल बेनीवाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखिए अपने आज पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। तो अकबर है वो हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना है वो अपने बात की थी कि मैगनीज दुर्ग में बनाता है योजना। मैगनीज दुर्ग जिसका निर्माण अकबर ने 1570 से 72 के बीच में करवाया था और इसका जो स्थान है वो है अजमेर में। इसको अकबर का किला के नाम से भी जाना जाता है। मैगनीज दुर्ग अकबर का किला इस नाम से भी जाना जाता है। तो हल्दी घाटी युद्ध की जो नीति है वो इसमें बढ़ जाती है। इसके बाद में क्या होता है कि विशाल सेना का गठन किया जाता है अकबर के द्वारा। विशाल सेना का गठन किया जाता है। तो उस विशाल सेना में जो प्रधान सेनापति देखिए कौन है, प्रधान सेनापति, वो बनाया जाता है मान सिंह को प्रधान सेनापति। और इसी के साथ एक सहायक सेनापति होता है। सहायक सेनापति ये है आसफ खान। आसफ खान को सहायक सेनापति नियुक्त किया जाता है। इसके बाद में जो युद्ध होता है वो पूरी सिचुएशन है वो हम देखेंगे। तो इसमें देखो मेवाड़, ये मेवाड़ है और मेवाड़ में जो शासक है और यानी महाराणा है वहां के वो है प्रताप। और ये है दिल्ली, दिल्ली अकबर। तो अब युद्ध के बारे में देखें तो मेवाड़ में देखो सेना लाया, प्रताप है वो सेना लेकर आते हैं और इधर है सेना भेजी जाती है। सेना भेजी जाती है अकबर के द्वारा, जिसका की नेतृत्व है वो करता है मान सिंह। और जो स्थान रहता है वो है जो कि बैटलियन युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी स्थान है वो वर्तमान में अपने स्थान की बात करें तो वो स्थान है राजसमंद में है हल्दी घाटी का मैदान। और इस युद्ध की जो दिनांक है वो है 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। बट जो गोपीनाथ शर्मा की किताब है या गोपीनाथ शर्मा जो कहते हैं उन्होंने जो दिनांक दी है गोपीनाथ शर्मा ने वो दिनांक रहती है 21 जून 1576। तो अब इस युद्ध में अपने आगे की जो बात करेंगे कि प्रताप हमला करता है मान सिंह। मान सिंह जो हाथी पर सवार होता है उस हाथी का नाम होता है मर्दाना। और महाराणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होते हैं। ये महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा था। इसकी विशेषता ये थी कि ये पवन के वेग से चलता था। तो यहाँ क्या होता है, महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े के ऊपर बैठ करके और मान सिंह जो कि हाथी के ऊपर सवार था उन्होंने क्या किया कि वो ओहदे के ऊपर बैठे थे तो अपना घोड़ा तेज गति से ले जाकर के मान सिंह के हाथी के मतलब सिर के ऊपर उसको चढ़ा दिया। तब क्या होता है, मान सिंह ओहदे में छुप जाता है और चेतक के जो हाथी के सूंड में तलवार बंधी थी उससे पैर कट जाता है चेतक का। तो देखिए प्रताप ने वार किया और मान सिंह है वो क्या करता है, ओहदे में छुप जाता है, छुप करके अपना बचाव करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो अकबर की जो सेना होती है वो क्या करती है, महाराणा प्रताप
प्रताप को घेर लेती है। मुगल सेना प्रताप को घेर लेती है। जब घेर लेती है प्रताप को, मुगल सेना जब घेर लेती है प्रताप को, तब उनकी रक्षा करने के लिए क्या होता है, एक तो होते हैं झाला बिद्दा और दूसरे होते हैं हकीम खां सूर। ये दोनों क्या करते हैं, महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालते हैं। इनमें से जो झाला बिद्दा होते हैं उनकी क्या देखो विशेषता है कि वो प्रताप का छत्र जो होता है वो होता है राज चिन्ह होता है, एक राजा का जो प्रतीक होता है छत्र होता है, ताज कह सकते हैं। तो प्रताप का छत्र धारण करके युद्ध करते हैं झाला बिद्दा है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और हकीम खां जो सूर होते हैं वो भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तब जब प्रताप को पहले जब बाहर निकाला जाता है युद्ध से, तब देखो क्या होता है, बाहर निकालते समय जब रण क्षेत्र से महाराणा प्रताप को बाहर ले जाया जाता है, बाहर ले जाते समय दो मुगल सैनिकों द्वारा पीछा किया जाता है। दो मुगल सैनिकों के द्वारा प्रताप का पीछा किया जाता है, तब जो सहायता देखो कौन करता है, तब सहायता करते हैं वो होते हैं महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के द्वारा सहायता की जाती है। उन मुगल सैनिकों को रोका जाता है और रोकने का पूरा प्रयास करके उनको रोक लिया जाता है। इसके बाद में इसकी जो हमें जो जानकारी मिलती है कि कैसे रोका जाता है, जानकारी के जो स्रोत है वो भी यहाँ आपको बता देते हैं कि जानकारी के स्रोत क्या है। तो पहला जो जानकारी का स्रोत है वो है अमर काव्य वंशावली, और दूसरा जो है वो है राज सिंह प्रशस्ति। ये दो स्रोत है जिनसे हमें इस बात की जानकारी मिलती है। और इन दोनों को देखो किसने लिखा है, रणछोड़ भट्ट के द्वारा ये वंशावली और ये प्रशस्ति दोनों ही रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो इनसे हमें जानकारी मिलती है कि शक्ति सिंह के द्वारा है वो उन मुगल सैनिकों को रोका जाता है और प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है। देखेंगे भी हल्दी घाटी युद्ध का अलग अलग इतिहासकारों ने किस प्रकार वर्णन किया है, उनके अलग अलग ग्रंथों में उनको क्या नाम दिया गया है इस युद्ध को। तो देखो हल्दी घाटी युद्ध का अपने पढ़ेंगे वर्णन। तो इसमें तीन मुख्य इतिहासकार हैं, आपको बता देते हैं कि कौन कौन है। पहले है इसमें अबुल फजल पहले इतिहासकार, और इनके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है आइन ए अकबरी, जिसमें हल्दी घाटी युद्ध को इन्होंने नाम दिया है खमनोर का युद्ध। पहले इतिहासकार अबुल फजल, और दूसरे है वो है कर्नल जेम्स टोड। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ
राजस्थान। ये ग्रंथ है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखा गया और इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने जो नाम दिया है वो है मेवाड़ की थर्मोपोली। मेवाड़ की थर्मोपोली, इस युद्ध को ये नाम दिया गया है। तीसरे जो अपने इतिहासकार हैं वो है अब्दुल कादिर बंदायूनी। इतिहास में उनको बंदायूनी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो ग्रंथ है हल्दी घाटी से संबंधित इनका जो ग्रंथ है वो है, तो तीसरे इतिहासकार हो गए अब्दुल कादिर बंदायूनी और इनका ग्रंथ है मुंतखब उत तवारीख। ये इनका ग्रंथ है और इन्होंने इस युद्ध को जो नाम दिया है वो है गोगुंदा का युद्ध। तो तीन इतिहासकार हो गए, अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड, अब्दुल कादिर बंदायूनी, और तीन इनके ग्रंथ हो गए आईन अकबरी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, मुंतखब उत तवारीख, और युद्ध हो गए खमनोर का, मेवाड़ की थर्मोपोली और गोगुंदा का युद्ध। तो अपने बात करते हैं हरावल दस्ते की। सेना में जो हरावल दस्ता होता है उसका क्या होता है? सेना के आगे का भाग, सेना की जो आगे की टुकड़ी होती है उसको कहते हैं हरावल। सेना के आगे का भाग उसको हरावल कहते हैं, पीछे के भाग को संधावल कहते हैं। ये प्रश्न कई बार आता भी है भी हरावल किसे कहते हैं, एक दो बार आया है पीछे कंपटीशन में। तो अपने बात करेंगे कि ये हो गई मेवाड़ की सेना और यहां है मुगल सेना और साथ में मानसिंह की सेना भी साथ में है। ये है हरावल, सेना के आगे का जो भाग है उसको कहते हैं हरावल। तो यहाँ सेना का देखो नेतृत्व मेवाड़ सेना का कौन कर रहा था और मुगल सेना का नेतृत्व है वो कौन कर रहा था, तो नेतृत्व की बात यहाँ करेंगे। तो इनमें जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हकीम खां सूर है, वो नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध में नेतृत्व करते हुए ये क्या है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इनके जो इनका चबूतरा है वो बना है खमनोर में, और खमनोर जो स्थान है वो है राजसमंद में। एक विशेषता इनकी ओर है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, कि प्रताप की सेना के एकमात्र सेनापति, प्रताप की सेना के एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। जो सूर थे एकमात्र मुस्लिम सेनापति। दूसरी मुगल सेना का नेतृत्व इसमें जगन्नाथ कचवाहा, ये भी युद्ध में शहीद हो गए थे और इनकी जो छतरी है वो है मांडलगढ़ में, छतरी बनी है मांडलगढ़ में, जो कि स्थान आपका पड़ता है भीलवाड़ा में। इनकी छतरी की विशेषता भी है कि 32 खंभों की छतरी है। ये भी प्रश्न कई बार आया कि 32 खंभों की छतरी कौन सी है, तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो इसके बाद में क्या होता है, जो युद्ध में मुगल जो सेनापति थे मैत्र खां, आपने नाम सुना होगा मैत्र खां, उन्होंने भागती हुई मुगल सेना में जोश लाने के लिए ये बात फैला दी कि अकबर
स्वयं एक सेना के साथ आ रहे हैं, अकबर स्वयं आ रहे हैं। ये बात युद्ध क्षेत्र में फैला दी मुगल सेना में जोश लाने के लिए। इसके बाद में दूसरे सेनापति थे आसफ खां। उन्होंने भी युद्ध क्षेत्र में जिहाद की घोषणा की, मुगल सेना के लिए जिहाद की घोषणा की थी। और इसके बाद में ये अपना हो गया हल्दीघाट। इसमें क्या हुआ कि अकबर की पूरी सेना है वो असफल हो गई। महाराणा प्रताप को उनकी दिली इच्छा थी पकड़ने की, तो वो उनको पकड़ नहीं पाई। और यहाँ फिर क्या होता है कि वो बाद में वापस आ जाती है सेना, तो इसका कोई उचित परिणाम उनके लिए नहीं निकला और मुगल सेना को खाली हाथ ही लौटना पड़ा और महाराणा प्रताप उनके हाथ नहीं आते हैं। इसके बाद क्या होता है कि नए महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, आजीवनी नहीं की थी उन्होंने। और मान सिंह का सपना है महाराणा प्रताप को पकड़ने का या बंदी बनाने का, वो अधूरा रह जाता है और मुगल सेना उनको पकड़ नहीं पाती है। तब उसके बाद महाराणा प्रताप क्या करते हैं, अपना जो अगला केंद्र है वो बनाते हैं, कुंभलगढ़ को अपना अगला केंद्र बनाते हैं। और वहीं पर क्या है, अकबर के खिलाफ अपनी नीतियां बनाते हैं। अगला केंद्र है वो प्रताप के द्वारा कुंभलगढ़ को बनाया जाता है और वहीं पर अकबर के खिलाफ नीतियां बनाई जाती है। अब अपने प्रताप के बारे में थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं कि इस युद्ध के बाद प्रताप की स्थिति कैसी रहती है। तो इसके युद्ध के बाद प्रताप है वो छुपकर के युद्ध करते हैं। तो छुपकर जो युद्ध किया जाता है, छुपकर युद्ध करते हैं, ये पद्धति है, इसको क्या कहते हैं, गोरिल्ला पद्धति कहते हैं। गोरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति होती है। इसके द्वारा वो मुगलों को परेशान करते हैं, खूब तंग करते हैं उनको। और आर्थिक स्थिति है वो प्रताप की बहुत कमजोर हो जाती है। आर्थिक स्थिति क्या होती है, इस युद्ध के बाद महाराणा की वो आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो जाती है, आर्थिक रूप से कमजोर। तब क्या होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति में उनकी सहायता के लिए, सहायता देखो कौन करता है, सहायता के लिए आते हैं बादशाह ओसवाल, जो कि पाली से बिलोंग करते थे। तो बादशाह की वो पद्धति है वो प्रताप के समय से चल रही है। आज भी हमारे जो दान देने वाले हैं उनके अपने आगे बादशाह लगाते हैं, उस व्यक्ति के नाम के आगे बादशाह लगती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बादशाह कहाँ से थे, पाली से। एक बादशाह का इनका भाई भी था, उन्होंने भी इनको सहयोग यानी सहायता प्रदान की थी, ताराचंद। अब अपने बादशाह की बात करें तो इनको कहते थे मेवाड़ का कर्ण। बहुत बड़ी बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मेवाड़ का कर्ण कौन है। रीट की दृष्टि से भी मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ का कर्ण किसे, बादशाह ओसवाल को मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। और कहा किसने था, देखो ये बहुत बड़ी बात है, टोड ने कहा था, कर्नल टोड ने कहा था कि मेवाड़ का कर्ण है वो कौन था। तो इन्होंने अपनी सारी संपत्ति है वो महाराणा को दान कर दी थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बादशाह। तो तब इनको क्या है, एक पदवी इनको मिली थी, बादशाह को एक पदवी मिली थी। और वो पदवी देखो क्या है, उपाधि कह सकते हैं, उपाधियां कह सकते हैं या अन्य नाम भी कह सकते हैं। तो उनको महाराणा इसमें बादशाह को कहा है मेवाड़ का संरक्षक, मेवाड़ का संरक्षक। और दूसरा है मेवाड़ का उद्धारक, बादशाह के लिए आया ही मेवाड़ का उद्धारक। ये दो बातें हैं वो बादशाह के लिए कही जाती है, उनको ये उपाधियां हैं वो दी गई है।